नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के रीवा में बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला के साथ लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 4,64,800 रुपए बरामद। गत दिवस बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपा सिंह पटेल के साथ 5 लाख की लूट हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए लूटी गई रकम बरामद कर ली है। पकड़े गए आरोपियों में विजय पटेल पिता रामेश्वर पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी ककरा थाना अमरपाटन, मनीष पाठक निवासी बमूरी थाना चोरहटा, प्रवेश तिवारी निवासी चोरी थानागढ़, अमर पटेल हरिजन बस्ती डेकहा, अमन पटेल निवासी मैदानी, अंकुश दुबे निवासी भलुहा और किशन तिवारी पिता सुशील तिवारी निवासी चोरहटा से मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पीड़िता का विवाद उसके पति के साथ चल रहा था। न्यायालय में समझौता हुआ और उसे 5 लाख पति के द्वारा दिलाया गया। 5 लाख रुपए लूट को खुलासा किया जा रहा है। क्या घटनाक्रम क्या था, कैसे? दिनांक 30/1/2023 को ये घटना है। दीपा पटेल का अपने पति विजय पटेल से विवाद चल रहा था, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने दोनों पक्ष का समझौता करा के 5 लाख रुपए दिलवाया था। पति के द्वारा जो 5 लाख रुपए मिला था उसे लेकर वो अपनी भाई की मोटरसाइकिल में चिरौला जा रही थी। जैसे ही चिरौला मोड़ पे पहुंची है कि 2 मोटरसाइकिल वाले आए। एक ने उनको ठोकर मारी, जो बगैर नंबर की मोटरसाइकिल पल्सर 220 थी, और ये गिर गए। गिरने के बाद जो है वो जो आरोपी है वहाँ जा कर के इनसे बैग की छीना झपटी किया, धक्के दिए, उसको मारा और बैग छीन करके भाग गए। इसकी सूचना पुलिस को मिली। बिछिया पुलिस ने तत्काल जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और मौके पर पहुंचा। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है CSP शिवाली के नेतृत्व में टीम गठित की और आरोपियों की तलाश जारी हुई। तलाश के दौरान एक टीम प्रयागराज पहुंची, एक टीम सतना पहुंची और एक शहर में थी, और एक टीम पुलिस की जो है बनगुइया की तरफ गई थी। साइबर की मदद से और सूत्रों की मदद से इनका पीछा किया गया। सूत्र संकलन करके प्रयागराज में इनको एक होटल में 3 आरोपियों को पकड़ा गया। पकड़ने के दौरान जो है उनके कब्जे से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी मिला है, और बाकी आरोपियों की अलग अलग स्थानों से टीमों ने पकड़ा है और उन सभी के कब्जे से 4,65,000 रुपये जब्त हुए हैं। शेष राशि का उन लोगों ने शराब पी, कपड़े खरीदे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाया। जो चीज़ उनने खरीदी थी जिसको जब्त किया जा सकता था वो सामग्री जब्त की गई है उनकी, और नकद पैसे जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे वो जब्त किया गया है। दोनों मोटरसाइकिल जो 220 परसेंट थी उसे भी पुलिस ने जब्त किया है। पहला रिमांड हमने 3 आरोपियों का कल ही ले लिया था न्यायालय से, और पुलिस रिमांड में जो है कार्रवाई के लिए हमारे पास हैं। शेष आरोपी जो प्रयागराज से पकड़े गए थे, आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज उस समय सनसनी का माहौल निर्मित हो गया जब यहां स्थित एक होटल में काम करने वाले युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिली। बता दें कि युवक होटल में रहता था। वहीं जब आज होटल संचालक जब अपनी होटल खोलने पहुंचे और जब होटल खोली तो देखा कि उनके यहाँ काम करने वाला युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। होटल संचालक द्वारा तत्काल ही पास में मौजूद चिकित्सक को दिखाया गया तो उन्होंने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आसपास मौजूद लोगों को जैसे ही होटल में काम करने वाले युवक की संदिग्ध मौत की जानकारी लगी तो मौके पर भारी भरकम मजमा लग गया। होटल संचालक द्वारा युवक की मौत की सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई करने के बाद मेडिकल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए जांच प्रारंभ कर दी है। ये बबलू पासी ने एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चिंटू पासी पिता बलराम पासी जो सागर का रहने वाला है, जबलपुर में साईं कृपा होटल में काम करता था। रात में काम करके वो होटल में ही रुकता था।
तो सुबह उसको देखा गया तो बेंच पे बैठा और वो उसकी मौत हो गई थी। ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है। मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराया गया है, जांच की जा रही है। सागर जिला के विकासखंड केसली के महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम में एडवोकेट अनिरुद्ध सिंह ने सर्वप्रथम छात्र छात्राओं से परिचय कर सुनहरे भविष्य की शुरुआत हेतु शिक्षा और व्यावसायिक कृषि लघु उद्योग हेतु मार्गदर्शन दिया। साथ ही कहा कि यदि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ उपयोगिता अनुसार करना चाहिए, न ही हमें सोशल मीडिया के आदी होना चाहिए जो कि अभिशाप साबित हो सके। साथ ही कहा जो विकासखंड केसली है या बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, यहाँ पर सरकार ने युवा शिक्षित बेरोजगारों को कोई उपयोग स्थापित नहीं किया, जिससे अधिकांश छात्र छात्राएं महाविद्यालय की पढ़ाई पूर्ण करके छोटी छोटी नौकरी के लिए सभी प्रदेश राजधानी से लेकर अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। सर्वाइव नहीं करते। मेरे यहाँ पर सेव का एप्पल का पेड़ आप देखेंगे तो मुझसे बड़ी उसकी हाइट है। कुछ लोग गए भी हैं आप लोगों में से, तो मुझसे बड़ी बड़ी उसकी हाइट है। स्ट्रॉबेरी, लीची आपने देखा होगा बरसात में आती है, चेरी केक के ऊपर लगी रहती है, सुपारी है, बादाम है, काजू है, लौंग है, ऐसे बहुत सारे पौधों का मैंने प्रयोग किया और वो सफल है। ये व्यवसायिक तौर पर नहीं किया, लेकिन इनको परीक्षा के तौर पर अगर इनको अपन लगाते हैं तो सफलता मिलती है कि नहीं मिलती। ठीक है, इस तरीके से मैंने खेती करना प्रारंभ की थी और अभी भी मेरे प्रयोग जारी है। इसी दौरान एक और अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री इसके फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत मैंने टमाटर केचप की फैक्ट्री लगाई थी। हाँ, अभी उसमें सफलता नहीं मिली, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, उसमें अभी सफलता नहीं मिली। उसके पीछे 2-3 कारण है, लेकिन उसमें भी मेरे प्रयास अभी जारी है कि भाई अपन यहां से केचप बनाएं और केचप बुंदेलखंड का केचप, इसका केचप बुंदेलखंड का, अपनी केसरी का केचप पूरे भारत में पहुंचे। तो उसके लिए भी प्रयास जारी है। इसी दौरान कहीं ना कहीं हमको बेरोजगार नहीं रहना। अगर हम काम करना चाहते हैं, 10 लोगों के लिए रोजगार देना चाहते हैं, इसी दौरान अभी मैंने अपने यहाँ पर 2 चीजों की विशेष कमी थी। अगर आपको खाना खाना है तो आपको एक रेस्टोरेंट या कैफे की सख्त जरूरत है। भाई रहती कि नहीं रहती, आप बहुत सारे अलग अलग से आते हैं, लेकिन यहाँ पर ढाबा चलता है और ढाबा के साथ में नंबर 2 के काम संलग्न रहते नहीं रहते, आपने देखे। तो अपन एक ऐसे रेस्टोरेंट की जरूरत थी जिसके साथ आपको अच्छा वातावरण मिले और साथ में लोगों को रोजगार मिले। और इसी के अंतर्गत एक फार्म स्टे भारत सरकार की योजना है कि अगर शहरी लोगों को ग्रामीण परिवेश जानना है और ग्रामीण परिवेश के साथ बुंदेलखंडी उनको व्यंजन चखना है, तो एक मैंने फार्म स्टे तैयार किया कि लोग अतिथि या लोग आकर गेस्ट, सरकारी अधिकारी आएंगे तो कहाँ रुक जाएंगे, गेस्ट हाउस में, और अन्य लोग आएंगे तो केसरी में रुकने की जगह है क्या? नहीं। तो मैंने लास्ट की कौन सी है? सिद्ध बाबा। कौन सी है? और बुंदेली भाषा का जनक किसे माना गया है? भाई आप सब बुंदेली बोलते हैं, भैया कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये भाषा का नाम बुंदेलखंडी किसने रखा? जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने रखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन पहले, जिन्होंने इस भाषा का नाम क्या रखा था? बुंदेलखंडी। हमारा गौरव है, कहीं अगर आप बुंदेलखंडी की बात करते हो तो शर्म नहीं आना चाहिए, चाहे नेशनल इंटर हो। अगर हमें बात करना है तो हमारे गौरव ग्रुप में हम बुंदेलखंडी में अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि यही मराठियों की सफलता की सबसे बड़ी कहानी थी और सबसे बड़ी सीढ़ी थी उनकी, कि उनको अपने क्षेत्रीय नेताओं पर और क्षेत्रीय भाषा पर अत्यंत गौरव था। हमें भी अपनी भाषा पर गौरव होना चाहिए, हम सब बुंदेलखंडी हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन और राजा छत्रसाल बुंदेला, ये 2 नाम आपको विशेष रूप से रखना है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिगार, शिगार मालवा की सिद्ध बाबा। कौन सी है? सिद्ध बाबा, ये विशेष रूप से। अब हम बात करते हैं रोजगार की, हमारी बात है, तो हमने क्या देखा कि भारत के, हम मध्य प्रदेश की बात नहीं करें, भारत के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर पलायन की पद्धति चलती है। क्या चलती है? पलायन। सीहोर जिले के ग्राम दोराहा में जिला सहकारी केंद्र बैंक सीहोर द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का बीमा किया जा रहा है। इसमें वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये रहेगा। यदि दुर्घटना होती है तो लाख रुपए की लाभ इस योजना के अंतर्गत किसानों को मिलेगा। किसानों द्वारा बैंक में जाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
और कौन कौन के टीम में है, फटाफट जाओ। केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रशासन की मनमानी के खिलाफ 15 गांवों के प्रभावितों से सुकवाहा गांव में महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में प्रभावित क्षेत्र के प्रतिनिधि और हजारों प्रभावित शामिल हुए और अपनी अपनी समस्याएं समझा की। महापंचायत में प्रशासन की मनमानी के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए मनमानी पर रोक लगाने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके बाद एक महारैली निकालकर सांकेतिक जल सत्याग्रह किया गया। महारैली व जल सत्याग्रह के दौरान आक्रोशित प्रभावितों ने जिला प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, धारा 11 निरस्त करो, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते हैं, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, आदि नारों के साथ प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। आप सबका आक्रोश जायज है, लेकिन यदि हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, यह प्रशासन भी है। हमारी ये मांग है, हमारी लड़ाई प्रशासन के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई प्रशासन के मनमानेपन के खिलाफ है। हमारे देश का कानून भू अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अर्जन पुनर्वासन व्यवस्थापन उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया है, उसका पालन क्यों नहीं किया जाता? क्या प्रशासन केन बेतवा लिंक परियोजना में 15 गांव ढोणन, पलकुआ, खरियानी, मैनारी, सुकवाहा, नेगवा, नरोली, पाठापुर, डुगरिया, कदवारा, कुपी, सहपुरा, बसदा, गुगरी और भौरकुआ 15 गांव विस्थापित होने हैं। ये गांव जिस नियम कानून के तहत विस्थापित होने, उस कानून का नाम है भूमि अर्जन पुनर्वासन व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम। लेकिन इस कानून का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है और प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू है। धारा 11 कब लगाई ग्रामीणों को पता नहीं, यहाँ तक कि वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच, उप सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य, इनको भी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। ग्रामीणों द्वारा कई बार जिला प्रशासन तक ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन किए गए, लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। यहाँ प्रभावितों के संवैधानिक अधिकारों की हत्या की जा रही है, जिसके विरोध में प्रभावितों द्वारा एक तिरंगा पदयात्रा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के से निकाली गई थी और 31 तारीख को इन पूरे 15 प्रभावित गांव में पदयात्रा हुई और 31 तारीख को एक महापंचायत की गई। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि प्रशासन की मनमानी जो है उसको रोकना पड़ेगा और हमारी लड़ाई जो है वो अधिकारियों से नहीं है, उनके मनमानेपन से। अधिकारी यदि अपने मनमानेपन से बाज नहीं आते हैं तो उनका गांव में पूरी तरह से प्रवेश वर्जित किया जाएगा और अभी उनके खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। धारा 11 जो कि गलत तरीके से लगाई गई है, कोई जानकारी नहीं है लोगों को, इसलिए धारा 11 निरस्त की जाए। कोर्ट जाने के लिए भी और कानून विशेषज्ञ से राय लेने की भी आम सहमति बनी है। इसके बाद जल सत्याग्रह किया गया। मेरा ये कहना है कि इतनी ठंड में लोगों को, जिसमें काफ़ी वृद्ध लोग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनको जल सत्याग्रह पर उतारू होना पड़ रहा है आज़ाद देश में। इसका मतलब हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरह से बीमार हो चुकी है प्रभावितों का। और हम सबका ये कहना है कि प्रशासन अपनी मनमानी से बाज आए, कानून का पालन करे, नियम कानून के हिसाब से कार्य करे, नहीं तो हम लोग जोरदार प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। सागर जिले का प्रशासन किस तरह सत्ताधारी दल की कठपुतली बनकर अपने ही बनाए गए नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए नजर आ रहा है, इसकी वानगी उस वक्त सामने आई जब एक छात्र संगठन के आयोजन के नाम पर नियमों को
शिथिल करते हुए आम लोगों और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की असुविधा को दरकिनार कर उसके द्वारा जहां छात्र संगठन एवीपी के आयोजन के लिए शासकीय स्कूल का मैदान आयोजन के लिए नियमों की अनदेखी करते हुए उपलब्ध कर दिया गया है, तो वहीं व्यस्तम क्षेत्र 3 बत्ती के लिए एक तरफ के सड़क मार्ग जो उसी छात्र संगठन के आयोजन के बीच सड़क पर टेंट लगाने की अनुमति दे डाली, जिससे कि इस सड़क मार्ग का यातायात बाधित होने से लोगों को असुविधा उठाने में मजबूर होना पड़। और रोचक बात यह है कि इस क्षेत्र में प्रशासन के धारा 144 भी लगाई गई, साथ ही विभिन्न योजनाएं, रैली आदि के कारण स्थानीय व्यापारियों को होने वाली असुविधा पर उन्होंने जब न्यायालय की शरण ली तो न्यायालय ने भी किसी भी आयोजन किन परिस्थितियों में हो सकता है। ये कहाँ से आई हैं आप? बीना। तो किस क्लास से आई हैं? 11th C। स्कूल का नाम बताएं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल। ये आपके एग्जाम आने वाले हैं, कब हैंगे? 15 मार्च से। 15 मार्च से एग्जाम है आपके। तो आपको कौन लेके आया यहाँ पर? गर्ल्स कॉलेज से दीदी लोग लेके आए। कहते हैं कि आदमियों को निकालने में दो पड़ रही है। तो ये बीच रोड में लगा के प्रोग्राम कर सकते हैं कोई भी? नहीं, गलत बात है। तो ये कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अब आप इस हिसाब से क्या सोचते हैं? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। बीच रोड में कभी भी टेंट नहीं लगाना चाहिए। इतना बड़ा आबादी में मैदान है, वहाँ पे लगा सकते हैं। के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि क्षेत्र में कोर्ट के आदेश अनुसार की सवाल लगी हुई है और कोई बिना परमिशन के या बिना उसके यहाँ टेंट तो परमिशन इससे लग सकता है, मगर जिस प्रकार की वर्तमान में अभी सामने ये टेंट लगा है तो पूरा रोड कवर करके टेंट लगाया गया है और मालूम नहीं क्या कार्यक्रम है। मैंने यहाँ आस पास भी पता किया दुकानदारों से, वो भी बोल रहे हैं कि हमें भी नहीं मालूम कि यहाँ क्या कार्यक्रम है हमारा। तो ये जो स्थानीय प्रशासन पूछना चाहता हूँ कि ये क्या कार्यक्रम है, क्या हो रहा है और इस प्रकार के किसकी परमिशन के बीच रोड पे लगाए गए। तो ये जो परमिशन दी जाती है तो क्या बीच रोड में टेंट लगाने की परमिशन है क्या? नहीं, बीच रोड पे परमिशन लगाने की तो नहीं है। परमिशन लेने के बाद आम जनता को यातायात प्रभावित न हो तब टेंट लगाया जाता है, मगर वर्तमान में जो टेंट लगा जो तो पूरा रोड कवर दिए माने एक आदमी को पैदल निकलने की व्यवस्था है बस। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वंदना खरे, यहाँ पर CM राइज MLB नंबर 1 में मैं वाइस प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ हुई हूँ। मैडम, ये जो आपकी स्कूल परिसर में ये आयोजन हो रहा है छात्र संगठन का, जी, ये अनुमति किस आधार पर ली गई, क्या है? जी सर, क्या था, मैं तो अभी 28 तारीख से 31 तारीख तक उमंग की मास्टर ट्रेनर थी, तो SBN में ट्रेनिंग दे रही थी। जब मैं कल स्कूल में संस्था में आई हूँ तो मुझे सर ने ये एक लेटर दिया और जिसमें क्या बोलते हैं कलेक्टर की अनुमति है इसमें लेटर में और हमारे DO सर की भी अनुमति है और उस लेटर के आधार पर सर ने मुझे ये लेटर दिया और सर ने मुझे बताया कि ये प्रोग्राम जो छात्र संघ का होने वाला है तो ये मैम अपन को करने देना है उनको। तो मैंने सर को बोला भी कि सर ये अपना डिस्टर्बेंस होगा स्कूल में, तो सर ने बताया कि सर ने भी शायद एक पत्र लिखा है DO सर को कि हमारे यहाँ पर अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उसके रहते यहाँ पर स्कूल में व्यवस्था पूरी भंग हो जाएगी और बच्चे पेपर भी कैसे कर पाएंगे।
तो लेकिन सर का ये कहना था कि लेकिन क्योंकि आदेश ऊपर से है और पूरे लेटर भी सर ने मुझे देकर गए हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। सर कहने लगे इसके लेटर के अनुसार अपन को वो परमिशन उनको देनी पड़ रही है। और उन्होंने बच्चियों के लिए भी सर से शायद उनकी बात हुई होगी कि उनको 500 लड़कियाँ यहाँ पर चाहिए। तो अभी सुबह भी उन्होंने, मतलब मैं तो 10 बजे से यहाँ बाहर ही बैठी हूँ, रूम में तक नहीं आई हूँ अपने, क्योंकि ऐसी लड़कियों का संवेदनशील मामला होता है और लड़के भी बाहर से बहुत सारे आए हुए हैं। तो हम लोगों ने सारे चैनल गेट्स अपने बंद करवाए हैं और वो सुबह से ही बोल रहे हैं कि आप पूरे बच्चे यहाँ भेजें। तो मैंने उनको समझाया, उनके संग के जो भी हेड था वो बच्चा, तो उसका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, मैंने उसको समझाया कि बेटा हम ऐसे एकदम आपको पूरे बच्चे नहीं दे सकते हैं, हमारा कुछ रूल्स होता है, लड़कियों का मामला है। हमारी क्लास में पहले फर्स्ट पीरियड लगेगा, फिर अटेंडेंस होगी, उसमें पूरे बच्चे चिन्हित किए जाएंगे कि कौन से बच्चे आज उपस्थित हैं, कौन से नहीं हैं, फिर टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी, उस तरीके से ही हम लाइन में भेजेंगे बच्चों को। तो उसमें भी थोड़ी उन्होंने नाराज़गी जताई कि मैम हम लोग का हमारी सर से बात हो गई थी, तो ये तो मतलब नियम के अनुसार ही मुझे कार्य करना पड़ेगा। शायद वो मुझसे नाराज़ भी हो गया हो, लेकिन मैंने नियम अनुसार ही बच्चों को वहाँ पर भेजा। और क्योंकि 10th और 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 9th और 11th के बच्चों को ही हमने भेजा वहाँ पर। नहीं तो इस प्रकार के पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी सूदखोरों का आतंक नहीं खत्म हो रहा है। रांझी बड़ा पत्थर में रहने वाले एक सूदखोर का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ब्याज का पैसा नहीं देने पर युवक की बेरहम पिटाई की जा रही है। सूदखोर का वीडियो लेकर एक युवक एसपी कार्यालय पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शिंदे को शिकायत देते हुए धीरज द्विवेदी ने बताया कि रांझी बड़ा पत्थर जीपी स्कूल के पास रहने वाले भूरा यादव, गोलू और मुन्ना यादव ब्याज में पैसे चलाता है। इनके द्वारा ब्याज का पैसा नहीं दिए जाने वाले लोगों को सुबह सुबह घर लाया जाता है, उसके बाद लाठी डंडे तालिबानी सजा दी जाती है। पत्रक पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार सेंडी के अनुसार वीडियो में की गई है जांच की जा रही है और अपराध सिद्ध होने पर संबंधित आरोपी को सख्त सजा दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता का कहना है कि सूदखोर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। एक ऐसा वीडियो अभी हमको बताया गया है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसे कोई खड़ा होकर के मारपीट कर रहा है और ये वीडियो व्यापक तौर पे वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि रांझी थाने से संबंधित है, तो ये वीडियो अभी हमारे नॉलेज में आया है। इसको वेरीफाई करने के बाद में हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे आरोपियों के विरुद्ध, और जो भी इसमें एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई करेंगे। किसानों ने शक्ति शुगर मिल को कराया बंद। शक्ति शुगर मिल ने एक राउंड में 3 रुपये, 2 दूसरे राउंड और 1 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया। मिल प्रबंधन के अड़ियल रवैये से मायूस हुए किसान अब रिकवरी अनुसार रेट लगाने। किसान 1 फरवरी को गन्ने के दाम मिल द्वारा बढ़ाए जाने की चर्चा मिल प्रबंधन और किसानों के बीच चल रही थी। सुबह जो रेट पूर्व से चल रहा था 325 प्लस भाड़े का 50% यानी एवरेज 33 रुपये 37 प्रति क्विंटल। जब रेट नहीं बढ़ा तो किसानों ने गन्ना रोक दिया और चेन बंद कर दी। 10 बजे लगभग 340 रुपये क्विंटल किया और प्लस 50% भाड़े का जिक्र नहीं, केवल 3 रुपये क्विंटल ही बढ़ा देखा तो किसानों ने फिर से गन्ना रोककर चेन बंद कर दी। किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के ब्रजमोहन कौरव और जगदीश पटेल को सूचित किया है। इस संबंध में फोन पर संबंध से समस्या समाधान कराने वाली बात कही, लेकिन मिल प्रबंधन अपनी बात पर अड़े रहे। किसान नेताओं ने शुगर मिल पहुंचकर किसानों के बीच और प्रबंधन के आमने सामने बात हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। 340 और प्लस 10 नहीं भैया 15 तारीख से 15 हाँ वो स्कीम पे समझ गया ना। 15 तारीख से जो गन्ना आ रहा है वो जब तक का है इतना यह भैया जी है। जब 10 की स्कीम लागू रहना नहीं है तो वहाँ में कई किसान नहीं फंस रहे। वो कैंसिल 340 फ्लैट 340 तो फ्लैट हो दो ना। अब फ्लैट 302 रुपये बढ़े। आज शक्ति शुगर मिल कोड़िया को किसानों ने मजबूर होकर के बंद किया, क्योंकि आज 1 फरवरी 2023 को किसानों को बेसब्री से इंतज़ार था कि मिल प्रबंधन गन्ने का रेट बढ़ाएगा। जैसा कि मिल प्रबंधन पहले 325 प्लस
भाड़े का 50% यानी एवरेज रेट 337 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों को मिल रहा था। लेकिन 1 फरवरी को जब किसानों ने देखा कि सुबह 8 बजे से केवल 325 की ही पर्ची निकल रही है, तो किसानों को लगा कि प्रबंधन रेट बढ़ाने की मंशा प्रबंधन की नहीं है। उन्होंने मिल को बंद कर दिया, चैन को नहीं चलने दिया। तब जाकर 10 बजे मिल प्रबंधन ने 340 रुपये प्रति कुंटल की घोषणा की और 340 रुपये केवल 340, जैसा कि ऊपर 50% भाड़े का देना था उसकी उन्होंने कटौती की। तो इस बात पर किसान फिर नाराज़ हुए और मांग की कि वह प्लस करें या 355 रुपये का रेट दें। तो पुनः किसानों ने मिल को बंद कर दिया। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के ब्रजमोहन गौरव और हमको किसानों ने सूचना दी कि ऐसा ऐसा व्यवहार प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हम लोग पहुँचे मिल प्रबंधन से। किसानों के बीच में हम लोगों ने बात की कि आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं, और बड़ी उम्मीद थी कि आप पहले भी आपसे बात हुई थी कि आप सब मिलों से 5 रुपये कम दे रहे हैं, तो आपको 340 प्लस जो भाड़े का 50% दे रहे थे वह देना चाहिए। 355 की मांग की, लेकिन वह मानने तैयार नहीं हुए, अपने उस पर वो अड़े रहे। इस पर सभी किसानों ने, इसी बीच में हमारे पवन पटेल जो भाजपा के हैं वो ही पहुँच गए। हम सभी लोगों ने उच्चाधिकारियों से बात की, तत्काल समस्या का समाधान किया जाए। यदि नहीं हो रहा 2 घंटे के अंदर, तो हम लोगों ने चेतावनी दी कि हम लोग हाईवे को जाम करेंगे और किसान हित में जो भी करना पड़े हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। तो प्रशासन द्वारा भी 1-1.5 घंटे के अंदर जिला से अधिकारी लोग आए, डीडीए से लेकर और तहसील से एसडीएम महोदय अपने दलबल के साथ आई और उन्होंने सैंपल लिया मिल का। हम लोगों ने बार-बार उन लोगों से कहा कि जब पिछली 3 जनवरी को कलेक्टर महोदय का आदेश हुआ कि हर 10 दिन में रिकवरी चेक करके। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।